सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने अपने चैनल पर इस चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड किया है। आप पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पर पार्ट 2 की बातें समझ में आएंगी। आइए अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अशोका अ यूनिक रूलर। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों यानी कि इंस्क्रिप्शंस के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ये उस समय की भाषाएं होंगी जिसमें अशोक जी चाहते थे कि वो अपने संदेश जनता तक पहुंचाएं। नेक्स्ट है हमारा अशोका वॉर इन कलिंग। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। आज का जो कोस्टल उड़ीसा है उसको एंशियंट टाइम में कलिंग बोलते थे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में जो हिंसा हुई और जो खून खराबा हुआ उसको देखकर उनको युद्ध से घृणा हो गई, नफरत हो गई उनको, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। यहाँ पर अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें कलिंग वॉर को बताया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। अब धम्म का क्या मतलब है? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। मतलब जिसको आप धर्म बोलते हैं ना, उसी को उस समय प्राकृत में धम्म बोला जाता था। तो अशोक ने लड़ाई तो जीत ली कलिंग से, लेकिन इस लड़ाई के जो परिणाम हुए उनको देख करके उसको बहुत दुख हुआ इस बात से कि बहुत लोग मर गए हैं और बहुत नुकसान होता है किसी जगह को अगर युद्ध होता है। तो इससे जो उसके हृदय में परिवर्तन आए, उससे उसने एक नए धम्म की रचना करी जिसका पालन करने के लिए वो लोगों को भी बोलते थे। अब बात आती है कि अशोक का धम्म क्या था। आपकी बुक में ये एक इमेज बनी हुई है, द रामपुरवा बुल। इसको जान लीजिए, इसके बाद हम आपको अशोक के धम्म के बारे में बताएंगे। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को आप देखिए। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। देखिए उस समय लोग कितनी अच्छी मूर्ति बनाते थे, कितना अच्छा पॉलिश किया हुआ आर्ट है।
और कितना अच्छा ये बैल लग रहा है दिखने में। अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, गौतम बुद्ध जी को बहुत मानते थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे लोगों में। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इनका काम क्या है? जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देना। और इन अधिकारियों का क्या नाम है? धम्म महामात्र। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। मतलब समाज में जितने लोग को पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनके लिए अशोक ने बोला कि अधिकारियों, आप जाइए और हमारी जनता को हमारे संदेश को पढ़कर सुनाइए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने अपने दूत भेजे और कहा कि जाइए आप इन कंट्रीज में जाकर के हमारे धम्म के विचारों का प्रचार प्रसार करिए, लोगों को बताइए कि भारत में एक ऐसा धम्म चल रहा है। उन्होंने जनता के लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी व्यवस्था करी। देखिए जनता के लिए कितना अच्छा अच्छा काम किया है राजा अशोक ने। इसीलिए तो वो महान बने ना इतिहास में। आप अपने अच्छे कर्मों से ही महान बनते हैं। जब आप अच्छे काम करते हैं तभी आपको लोग याद करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अशोकाज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अब देखिए राजा अशोक क्या संदेश दे रहे हैं अपनी प्रजा को। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। अब ये रीतियाँ क्या हैं, इनको समझ लीजिए। ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये सब बातें अशोक ने अपनी जनता से बोली थी कि आप सभी धर्मों का आदर करिए, अपने बड़ों का आदर करिए। ये कुछ संदेश हैं अशोक के अपनी जनता के लिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब ये आपकी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, इसको भी समझ लीजिए। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को
अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। जो हिंदी का आ अक्षर है ना, वही यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में बना हुआ है। देखिए पहला वाला जो सिंबल है, ये पहला सिंबल किसका है? ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि का है। इसमें आ ऐसे बनाया जाता था। इसके बाद देवनागरी हिंदी में आ ऐसे बनाया जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। इसके बाद बंगाली में देखिए बांग्ला में आ ऐसे बनाया जाता है। इसके बाद मलयालम में आ ऐसे बनाया जाता है और तमिल भाषा में आ ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में आ अक्षर की अलग अलग बनावट आपको दिखाई गई है। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और यहाँ पर हमारा क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हमेशा भगवान जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।